अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं डॉक्टर तंजीम सिराज और मेरे इस यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका खैर मकदम है। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ पर्दे की सूजन। आँख के पर्दे के अंदर अगर सूजन आ जाए तो उसके क्या क्या लक्षण होते हैं, क्या कारण होते हैं और क्या है होम्योपैथिक स्कोप, यानी कि हम बोलते हैं मैकुलर एडिमा। तो मैकुला एक रेटिना का एक सेंट्रल पार्ट होता है और येलो सेंट्रल पार्ट होता है, और ये डिटेल विज़न के लिए, शार्प विज़न के लिए, पढ़ने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। शार्प विज़न के लिए, दूर के विज़न के लिए, जो हम अच्छे से अच्छे देखते हैं, पढ़ते हैं, वो उसमें मैकुला ही जो है रिस्पॉन्सिबल रहता है। मैकुलर एडिमा जहाँ तक इसका सवाल है वो ये, मतलब मैकुला के अंदर, मैकुला के नीचे फ्लूइड इकट्ठा हो जाता है, फ्लूइड, और उसमें स्वेलिंग आ जाती है। अंडरनीथ द मैकुला फ्लूइड इकट्ठा हो जाता है, कलेक्ट हो जाता है, उसमें स्वेलिंग आ जाती है। इसे ही हम बोलते हैं मैकुलर एडिमा। इसको कई तरीके से डिफाइन किया जाता है। मतलब मैकुलर एडिमा तब होता है जब फ्लूइड्स एंड प्रोटीन डिपॉजिट अंडर द मैकुला, मतलब प्रोटीन्स हो गई और फ्लूइड्स हो गया, किसी कारणवश मैकुला के नीचे अंडरनीथ द मैकुला इकट्ठा हो गया, कलेक्ट हो गया, तो स्वेलिंग आ जाती है। तो इसे हम बोलते हैं मैकुलर एडिमा। सबसे ख़ास बात यह है इस तरीके की कंडीशन में, जो मैकुलर एडिमा है, आँख के पर्दे की सूजन है, यहाँ पर जो कारण होते, कॉज है, वजह जो होती है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है कि किस कारण से आँख के पर्दे के अंदर स्वेलिंग आ रही है। फिर ट्रीटमेंट में हम उसी कारण को हटा करके उसको अच्छा करते हैं, यानी कि पर्दे को दोबारा, उसकी जो मैकुला है उसकी स्वेलिंग को सबसाइड करने के बाद विज़न को रिस्टोर करते हैं। तो आइए अब बात कर लेते हैं इसके जो सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है वो इस वीडियो का, वो यही है कि कॉजेज़ ऑफ दी मैकुलर एडिमा। मैकुलर एडिमा के लिए कौन से कारण हैं? तो मैंने आपको बताया कि मैकुलर एडिमा होता कब है, जब जो ब्लड वेसल्स जो लीक होती हैं और उनके मैकुला के नीचे जो है कलेक्शन होता है और उसके अंदर जो स्वेलिंग आ जाती है, तो वो मैकुलर एडिमा को कॉज करती है। सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है, कॉज ये है डायबिटीज़, हाई ब्लड शुगर लेवल। जब किसी पेशेंट की शुगर बढ़ती है, ब्लड शुगर लेवल बढ़ता है, तो वो क्या करता है, उसमें ब्लड वेसल्स लीकेज होना स्टार्ट हो जाती है। वो जब ब्लड वेसल्स लीकेज होती हैं तो मैकुला के अंदर नीचे जो है इकट्ठी हो जाती हैं और वो फिर उसमें स्वेलिंग कॉज करता है, उसको इन्फ्लेमेशन वहाँ पर आ जाती है। तो एक हाई ब्लड शुगर, डायबिटीज़ भी इसके लिए एक इम्पॉर्टेंट इसका कारण है। दूसरा इसका अहम कारण है कि AMD, एज रिलेटेड मैकुलर डिजनरेशन। इसमें भी क्या होता है कि एबनॉर्मल ब्लड वेसल्स जो रहती हैं वो लीकेज करती हैं और लीकेज करने के बाद मैकुला के नीचे स्वेलिंग को क्रिएट करती हैं। मैकुलर एडिमा का तीसरा अहम जो कारण है वो है मैकुलर पकर या इपीरेटिनल मेम्ब्रेन। होता क्या है, जिस तरीके से एज बढ़ती है और हमारे आइज़ के अंदर जो विट्रस जेल होता है, जिस तरीके से वो सिकुड़ता है, तो एज के साथ साथ कभी कभी वो क्या करता है, जो विट्रस जेल होता है वो हमारे मैकुला पर टच कर जाता है, एक तरीके से चिपक जाता है। तो वहाँ पर क्या होता है, स्केयर टिश्यू, मतलब एक तरीके से जो कहीं चोट लगती है उसके बाद जो जख्म बनता है, ये स्केयर होता है, वो वहाँ पर एक जम सा जाता है, चिपक सा जाता है वहाँ पर। तो ये कंडीशन क्या करती है, इसकी वजह से भी मैकुला के नीचे जो है स्वेलिंग आ जाती है, मतलब मैकुलर एडिमा ये भी जो है कॉज करता है। और चौथा इसका इंपॉर्टेंट कारण ये है कि जो RBO है, यानी कि रेटिनल वेन अक्लूजन, जो ब्लड वेसल्स की डिजीज़ होती है, बीमारी होती है, वो ब्लड वेसल्स RBO, जैसे रेटिनल वेन अक्लूजन, जो वेन्स के अंदर अक्लूजन होता है, ब्लड क्लॉट इकट्ठा हो जाता है, ये भी जो है मैकुलर एडिमा को कॉज करता है। और इसका एक अहम कारण है कि जो हेरिडिटरी, जेनेटिकली पेरेंट्स टू चाइल्ड में ट्रांसफ़र होता है कारण, जैसे कि RP रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा हो गया, रेटिनोस्काइसिस हो गया, इस तरह की कंडीशन भी मैकुलर एडिमा को कॉज करती है। और कुछ बीमारी होती है कि इन्फ्लेमेटरी आई कंडीशन, इन्फ्लेमेटरी मतलब सूजन, इन्फ्लेमेशन को बोलते हैं, जैसे कि यूबियाइटिस, आँख का एक पार्ट होता है यूबिया के अंदर जो इन्फ्लेमेशन आता है, स्वेलिंग आती है, और उसकी वजह से रेटिनल ब्लड वेसल्स जो होती हैं वो लीकेज करती हैं और मैकुला के नीचे फ्लूइड इकट्ठा होता है, तो वहाँ पर मैकुला के आँख के पर्दे के अंदर सूजन बन जाती है। और इसका एक कारण ये भी है कि कुछ ड्रग्स होती हैं, कुछ मेडिसिन रहती हैं जिनका कुछ साइड इफ़ेक्ट्स होता है। अगर पेशेंट ने उसको ले रखा है, उसके साइड इफ़ेक्ट की वजह से आँख के पर्दे के अंदर स्वेलिंग आ जाती है। और आँख के पर्दे की सूजन का मैकुलर एडिमा का एक और दूसरा कारण है कि बिनाइन और फिर मैलिग्नेंट ट्यूमर्स, या बिनाइन ट्यूमर्स है या फिर मैलिग्नेंट ट्यूमर्स है, उसकी वजह से भी मैकुलर एडिमा होता है। और
एक कारण और होता है, वो ज़्यादा कॉमन नहीं है, जैसे कि आई की सर्जरी। अगर कोई पेशेंट है जिसने काला पानी, ग्लूकोमा की सर्जरी कराई है, या फिर रेटिना की किसी तरीके से कुछ सर्जरी हुई है, कैटरेक्ट की सर्जरी हुई है, तो कभी कभी आई की सर्जरी के बाद भी मैकुलर एडिमा हो जाता है। और एक कारण ये भी है कि इंजरी टू द आइज, अगर आँख के अंदर चोट लगती है तो उस कंडीशन में भी मैकुलर एडिमा होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और अब हम बात कर लेते हैं इसके सिम्टम्स के बारे में, या इसके लक्षण के बारे में, कैसे हमें पता लगे कि मैकुलर एडिमा आँख के पर्दे के अंदर सूजन आ चुकी है। तो जनरली मैकुलर एडिमा के जो सिम्टम्स हैं, यानी कि ये पेनलेस होता है, जनरली ये पेनलेस होता है, और बहुत जल्दी इसके सिम्टम्स भी नहीं आते हैं। और अगर इसके सिम्टम्स आने लगे तो आप ये समझ लीजिए कि आपके पर्दे के अंदर लीकिंग होने लगी है, लीकेज हो रहा है, ब्लड वेसल्स का लीकिंग हो रही है। तो मैकुलर एडिमा के जो कॉमन सिम्टम्स होते हैं वो ये है कि आपको जो कलर हम देखते हैं, कलर वो उसका जो फेड मतलब वाश आउट दिखाई देगा। कलर जिस तरीके का है उस तरीके का दिखाई नहीं देगा। विज़न जो है धुंधला हो जाएगा, ब्लर विज़न हो जाएगा, और सेंट्रल विज़न वेवी विज़न हो जाएगा। सेंट्रल विज़न में मतलब आपको अजीब सी जो है वेव्स नज़र आएंगी सेंट्रल विज़न के अंदर। और एक इसका सिम्टम्स ये है कि हैविंग डिफ़िकल्टी इन रीडिंग्स, पढ़ने में दिक्कत आएगी, न्यूज़पेपर बुक्स वगैरह पढ़ने में दिक्कत आएगी, क्योंकि मैकुला जब रिस्पॉन्सिबल होता है फाइन डिटेल विज़न के लिए, मैकुला के अंदर स्वेलिंग होगी, इन्फ्लेमेशन होगा आँख के पर्दे के अंदर, तो आपको सही से पढ़ने में नहीं बन पाएगा। ठीक है, तो अगर इस तरीके के लक्षण सिम्टम्स आपको आते हैं तो इमीडिएटली आप अपने नज़दीकी आई डॉक्टर ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट से आप मिलिए। और क्योंकि अगर मैकुलर एडिमा को सही से ट्रीट नहीं किया गया, इसका सही से इलाज नहीं किया गया, तो ये काफ़ी ज़्यादा गंभीर मतलब विज़न लॉस भी पेशेंट का हो सकता है। अब बात कर लेते हैं कि इसको डॉक्टर कैसे डायग्नोस करते हैं, कैसे इसका टेस्ट वगैरह क्या होते हैं। तो सबसे पहले इम्पॉर्टेंट यही कि रेटिना की थिकनेस को नापने के लिए, उसकी स्वेलिंग को पता करने के लिए, उसके लीकेज को देखने के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो टेस्ट होता है वो उसे बोलते हैं OCT। OCT एक टेस्ट होता है जिसमें हमें रेटिना की थिकनेस का, उसमें स्वेलिंग का, और किस तरीके से कितना इन्फ्लेमेशन है, ये सारी चीज़ें पता करने के लिए OCT एक टेस्ट इसमें कराया जाता है। और एक दूसरा टेस्ट भी डॉक्टर कर सकते हैं, फ्लोरेसेंस एंजियोग्राफी एक टेस्ट होता है। उसके अंदर क्या होता है, एक डाई इंजेक्ट किया जाता है बेंस के अंदर, वो ट्रैवल करती है और कैमरे से उसको देखा जाता है, और वो वहाँ पर भी ये पता लगाया जाता है कि कहाँ पर लीकेज हो रहा है, कहाँ ब्लड वेसल्स कितना लीक कर रही हैं। तो वो भी एक टेस्ट होता है, उसके द्वारा भी आपको पता लग सकता है। अब बात कर लेते हैं इसके ट्रीटमेंट के बारे में, इसके मैनेजमेंट के बारे में। जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया कि इसके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था कि इसका अंडरलाइंग कॉज क्या है, किस वजह से मैकुला आँख के पर्दे के अंदर स्वेलिंग आ रही है। तो डॉक्टर इसमें इसके कॉज को देखते हैं, पता करते हैं, और उसकी जो स्वेलिंग है, मैकुलर एडिमा है, रेटिनल वेसल्स के अंदर जो भी मतलब कमी आ रही है, वो इसके कॉज को देख करके, उसके कॉज को ट्रीट करके ही इसमें सुधार किया जा सकता है। और जहाँ तक सवाल है इसमें मेडिसिन जो है कौन सी दी जाती है, तो इंजेक्शन इसमें दिए जाते हैं, anti-VEGF इंजेक्शन उनको बोला जाता है। ये जो इंजेक्शन वगैरह रहते हैं, एलोपैथिक डॉक्टर इसको मतलब ट्रीट करते हैं। तो उसमें क्या होता है, ये इंजेक्शन एबनॉर्मल ब्लड वेसल्स जो बनती हैं उसको काफ़ी हद तक कंट्रोल करते हैं, और स्वेलिंग और लीकिंग वगैरह को काफ़ी हद तक कंट्रोल करते हैं। कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं उनको जो है कई बार इंजेक्शन लगवाने पड़ते हैं, बीच बीच में इंजेक्शन लगवाने पड़ते हैं, और फिर उनको लीकिंग हो जाती है। तो एक थोड़ा सा मुश्किल है बार बार काफ़ी महंगे इंजेक्शन लगवाना। तो इस तरह की कंडीशन में अगर आप होम्योपैथ का यूज़ करोगे तो हो सकता है वो उसमें इतने ज़्यादा इंजेक्शन आपको नहीं लगवाना पड़े, और ये जो ड्यूरेशन है बार बार स्वेलिंग का, एबनॉर्मल ब्लड वेसल्स बनने का, ये रुक जाए, काफ़ी लंबे समय तक आपको रुक जाए और आपको सुधार हो जाए। उसमें होम्योपैथिक दवाइयाँ कुछ हैं जो काफ़ी अच्छा रोल प्ले कर रही हैं। तो जो एलोपैथिक डॉक्टर हैं वो स्टेरॉयड ट्रीटमेंट भी देते हैं। CME सेंट्रल मैकुलर एडिमा है तो उसमें NSAIDs भी चलते हैं, लेज़र भी होता है, ठीक है, विट्रेक्टोमी भी होती है, सर्जरी भी होती है। तो फिलहाल जो एलोपैथिक मोड ऑफ ट्रीटमेंट है वो बेहतर जानते हैं, वो किस तरीके से इन चीज़ों को देखते हैं। और हम इस वीडियो को बनाने का मकसद यही है कि अगर इस तरीके की परेशानी, कोई प्रॉब्लम आपको या आपके किसी रिलेटिव्स को आती है, तो हमारा कहने का मतलब ये है कि होम्योपैथी में कुछ ऐसी मेडिसिन्स हैं, दवाइयाँ हैं जो इस तरीके के केसेस को ट्रीट कर सकती हैं, जिससे कि आपकी बार बार जो स्वेलिंग है पर्दे के अंदर आ रही है, या आपको बार बार इंजेक्शन लगवाने पड़ रहे हैं, इससे आपको छुटकारा मिल सकता है और आपका जो है विज़न भी इम्प्रूव हो सकता है। ठीक है, तो एक बार आप होम्योपैथी का सहारा लीजिए, उसको यूज़ करिए, और हमसे कनेक्ट करने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपनी सारी रिपोर्ट को शेयर कर सकते हैं, साझा कर सकते हैं, और हमें कॉल पर भी आप बात कर सकते हैं। और जो भी क्वेश्चन पूछना है, जो सवाल है, आप कमेंट बॉक्स में लिख करके आप अपनी जो है
अपने क्वेश्चन भी कर सकते हैं।